स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा आज हम पढ़ेंगे। तत्पूर्वी लेखिका बचेंद्री पाल की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। तो छात्रों, बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को चमोली ज़िले में बंपा गांव में हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। तो बचेंद्री अपनी माता पिता की तीसरी संतान मानी जाती है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। तो आर्थिक परिस्थितियों से वंचित होने के कारण बचेंद्री को सिलाई कढ़ाई करके आगे का खर्चा उठाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। तो बचेंद्री के प्रिंसिपल के प्रोत्साहन से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी बचेंद्री ने एमए और बीएड की परीक्षा पास कर ली थी। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो बचेंद्री लक्ष्य के प्रति बहुत निष्ठावान थी, इसी कारणवश वह पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव उसने प्राप्त किया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। तो छात्रों, बचेंद्री को बचपन से ही पर्वतारोहण करने का चाव था। जब उसका बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ने से उसे रोकता था और छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, प्रोत्साहन देता था, ऐसे समय में उसे बहुत बुरा लगता था। वह उसकी छोटी बहन, उसकी यह बहन भी कर सकती है। उसे विश्वास दिलाना था अपने बड़े भाई को कि वह भी यह काम कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? पता नहीं, लोग लड़कियों को बहुत कोमल नाजुक समझते हैं। कुछ काम करने के लिए उसे वह नहीं कर सकती, ऐसा वे समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उसकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही। तो किस प्रकार पहाड़ों पर चढ़ने की उसकी इच्छा पूरी हुई, यह आगे देखेंगे। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था, तो इनका परिवार हर साल पहाड़ों के ऊंचाइयों पर कुछ दिन बिताता था और तराइयों में कुछ दिन बिताता था। इस मौसम में परिवार ने तराई वाले गांव में आ जाता था। ऐसे मौसम में इनका परिवार तराई वाले गांवों में, तराई यानी कि नीचे का हिस्सा, दो पहाड़ों के बीच में का हिस्सा, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी
5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। ऐसे समय में बचेंद्र को स्कूल जाने के लिए कभी तराइयों में कभी पहाड़ों पर चढ़कर उसे जाना पड़ता था। इसीलिए पर्वतारोहण करने की उसकी आदत बचपन से ही थी। इधर बचेंद्र की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। तो जैसे ही बचेंद्र की पढ़ाई पूरी हुई, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस दिखाने वाली महिलाओं की खोज शुरू की थी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। वैसे बचेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का चाव होने के कारण वह इस ट्रेनिंग में अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर की ऊंचाई मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। तो ट्रेनिंग के दौरान वह 7,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट के लिए प्रयाण किया। कई दिनों के प्रयास के बाद, प्रयत्न के बाद वह एवरेस्ट पर चढ़ने का वह दिन उसकी ज़िंदगी में आ ही गया। बचेंद्र ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। तो बचेंद्र ने अपनी रोमांचकारी पर्वतारोहण यात्रा का वर्णन खुद कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह जो अंश पाठ का हम पढ़ने जा रहे हैं वह अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्र के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। तो ये लोमहर्षक पाठ हमें हर एक पल पल का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो मानो पाठ को पढ़ते समय श्रोताओं को इस प्रकार महसूस होने लगता है कि बचेंद्र के कदम से कदम मिलाते हुए हम भी एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो। तो छात्रों, अब पाठ की ओर बढ़ेंगे। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो छात्रों, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज में चल दिया था। एक मजबूत अग्रिम दल का अर्थ होता है पहले पहुंचने वाला दल, जो रास्ते की कठिनाइयों को साफ करने वाला, दूर करने वाला दल हो सकता है। वह पहले ही आगे बढ़ चुका। हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो अभियान दल बचेंद्री पाल के समूह का था। अग्रिम दल आगे ही बढ़ चुका था। रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती है उसे
साफ करने के लिए अग्रिम दल पहले पहुंच चुका था बेस कैंप पर। नामचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो नामचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुख्य स्थान है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। अधिकांश शेरपा लोग इसी गांव से होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। जो नमचे बाजार का ही स्थान था जिस स्थान पर लेखिका खड़ी रहकर एवरेस्ट को प्रसन्नतापूर्वक निहारी थी, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग इसे सागर माथा यह नाम से पुकारते हैं। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। तो लेखिका को यह नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। तो एवरेस्ट शिखर की तरफ जब लेखिका ने गौर से देखा तो उसे भारी बर्फ का बड़ा फूल, बड़ा टुकड़ा देखा उसने, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज के समान लग रहा था। पर्वत शिखर पर पर्वत के शंकु पर वह ध्वज सा लहराता हुआ उसे दिखाई दिया। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। तो लेखिका को बताया गया था कि यह दृश्य ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की हवा की गति चलने के कारण यह बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तेज हवा से सूखा बर्फ जब पर्वत पर गिरता है तो यह ध्वज सा प्रतीत होता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। तो बर्फ का यह ध्वज या झंडा 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबा महसूस होता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। तो शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर जो तूफान रहते हैं उसे झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में तो अधिक इन तूफानों को झेलने की नौबत आती थी। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। जब मैं जान गई थी अग्रिम दल से ये सारी बातें, तब उसे डराने के लिए वह काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तब भी लेखिका एवरेस्ट की ओर विचित्र रूप से आकर्षित थी, इसीलिए वह सारे चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। 26 मार्च को जब लेखिका पेरिस पहुंची, तब हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से
लोस्वे की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो चुके। तो खुम्बो हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से पहाड़ का कुछ हिस्सा बर्फ का धसक गया नीचे। इससे लोस्पे की ओर से बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, नीचे धस गई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो चुके थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इस समाचार के कारण अभियान दल के सारे सदस्यों के चेहरों के ऊपर उदासी छा गई थी। उनके दल के नेता अगुवा थे कर्नल खुल्लर। उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को झेलना बड़ी स्वाभाविक होती है। सहज रूप से हमें खतरों को झेलने चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उपनेता प्रेमचंद, वे अग्रिम दल मतलब जो दल आगे बढ़ चुका है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस दल का नेतृत्व वे कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्बो हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो प्रेमचंद, जो अग्रिम दल के अगुवा थे, नेता थे, उन्होंने खुम्बो हिमपात की स्थिति से हमें यानी कि लेखिका को परिचित कराया। उन्होंने कहा कि दल के कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, तो उन्होंने यह बताया कि दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो उन्होंने सबसे यह विनती की कि कैंप 1 का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। तो उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियों को बांधकर तथा झंडों से रास्ते को चिन्हित कर सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। उन्होंने इस पर भी यह ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। तो उन्होंने यह बात भी बताई थी कि ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। ग्लेशियर इसका अर्थ होता है बर्फ की नदी। बर्फ पिघलकर नदी के रूप में बहती है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। जो अग्रिम दल आगे बढ़कर सारे कठिनाइयों को दूर किया था, उसे वे कठिनाइयाँ फिर भी आ सकती है क्योंकि बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो रास्ता हिमवर्षा के कारण फिर बुझ सकती है, तो दोबारा उसे साफ करना भी पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक की मृत्यु
एक और मृत्यु की खबर मिली। तो बेस कैंप वे पहुंचे ही नहीं थे, तभी उन्हें और एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। तो बेस कैंप पहुंचने से पहले ही हमें और एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर मिली, जिसे सुनते ही सब निराश हो चुके। निश्चित ही वे आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। तो लेखिका कहती है एवरेस्ट शिखर को पहले 2 बार उन्होंने देखा था, पर वह बहुत दूरी से निहारा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को, शिखरों को लेखिका ने देखा। मैं बहुचक्की होकर खड़ी रह गई। वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई कि एवरेस्ट लोस्पे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। एवरेस्ट के ऊपर बड़े बड़े लोस्पे, नुस्से और ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ उसे दिखाई दे रही थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। तो छात्रों, हिमपात यानी कि बर्फ की वर्षा, तो यह अपने आप में अव्यवस्थित ढंग से बर्फ का गिरना है। अव्यवस्थित इसका अर्थ होता है जिसमें कोई व्यवस्था न हो, टेढ़े मेढ़े बर्फ के टुकड़े नीचे धसकते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। तो लेखिका को बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर इसका अर्थ होता है हिम की नदी, इसके बहने से बर्फ के निचले हिस्से में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टान तत्काल गिर जाती है और अन्य कारणों से भी प्रायः अचानक स्थिति धारण कर लेती है। और अनेक अन्य कारण भी है इसे नीचे धसकने के लिए। ऐसी स्थिति में खतरनाक परिस्थिति निर्माण होती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना है। तो छात्रों, गहरे और चौड़े हिमविदर बदल जाने का मात्र ख्याल, बड़े चौड़े हिमविदर में बदल जाने का वह मात्र ख्याल, कल्पना ही हमें डराती है। इससे भी अधिक भयानक इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इससे भी भयानक और एक जानकारी प्राप्त हुई कि संपूर्ण प्रवास के दौरान दर्जनों आरोहियों को, कुलियों को ये हिमपात छूता रहता है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। तो दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को, जो सामान इकट्ठा करे थे, सारे सामान को आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने
एल्यूमिनियम की छोटी छोटी सीढ़ियों को अस्थायी यानी कि थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ाई करने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किस प्रकार करना है और बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस प्रकार बांधना है, यह अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से बेस कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। जो तीसरा दिन था, बेस कैंप से लेकर कैंप 1 से लेकर सामान को ढोकर अभ्यास करने का, चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। लेखिका के साथ साथ रीता, गोम्बू भी पर्वतारोहण कर रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी चलते फिरते बात करने का यंत्र है जिसे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। वॉकी टॉकी की सहायता से हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर पहुंचाया जाता था। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थे। तो कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 महिलाएं थे, मीनू मेहता और लेखिका। उसके कारण कर्नल खुल्लर उनके दल के जो नेता थे, अगुआ थे, इस बात को सुनकर वे खुश हुए। अंगदोर्जी लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। तो अंगदोर्जी लोब्सांग और गगन बिस्सा तीनों भी अंत में साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो 29 अप्रैल को 7,900 किलोमीटर की ऊंचाई पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। जब अप्रैल में बेस कैंप में हम थे, यानी कि लेखिका तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ उसे मिलने के लिए वहाँ पर आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। तो उन्होंने दल के प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। तो जब लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने उनसे बता दिया कि मैं बिल्कुल भी नौसिखिया हूँ। नौसिखिया इसका अर्थ होता है नया सीखने वाली। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। एवरेस्ट शिखर पर पर्वतारोहण करने का मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तेंजिंग भी हंसकर बोले कि उनका भी पहला अभियान ही है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ा था। बट तेंजिंग ने यह स्पष्ट किया कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो तेंजिंग ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो।
क्योंकि पर्वतारोहण करना बचपन से ही उसमें उसे चाव था। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए यह काम बहुत आसान हो जाएगा। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोस्पे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो 15-16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन बड़े बड़े लोस्पे बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीली नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में वे थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लेखिका के साथ कैंप में 10 और व्यक्ति भी थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे और लोब्सांग और तशारिंग नामक व्यक्ति उनके तंबू में ही थे। एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तो 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में कुछ एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। तो रात के 12:30 हो चुके थे लगभग। ऐसे समय में किसी एक सख्त चीज़ टकराने से लेखिका की नींद खुल गई। साथ ही एक जोर का धमाका भी हुआ। जोर का धमाका यानी आवाज़ हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल रही थी। लेखिका के शरीर के ऊपर से ठंडी और बहुत भारी बर्फ की कोई चीज़ उसे कुचलती हुई उसके ऊपर से रगड़ती हुई जा रही थी। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तो लेखिका को सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोस्पे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। तो एक लंबा भारी बर्फ का पिंड कैंप से ठीक ऊपर के लोस्पे ग्लेशियर से टूटकर वह नीचे आकर गिरा था। बच्चों, इससे पहले हम ग्लेशियर के बारे में जान चुके। ग्लेशियर मतलब हिम की नदी। जब बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करता है, उसके निचले हिस्से में हलचल मच जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हुआ है। बर्फ का निचला हिस्से में हलचल होने के कारण वह बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की ढलान पर आकर गिरा। वह विशालकाय हिमपुंज बन गया था। बहुत भारी बर्फ का टुकड़ा बनकर हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति से और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। तो जहाँ पर वे कैंप लगाकर सो रहे थे तंबू में, वहाँ पर नीचे की ढलान पर वह बर्फ का भारी पुंज आकर नीचे गिरा। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। तंबू में के हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। पूरा तंबू बर्फ के गड्ढे से ढक गया था। तो लोब्सांग ने स्विस छुरी से सारे बर्फ का रास्ता
साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। तो लेखिका के शरीर के ऊपर से आसपास का पूरी जगह बर्फ से ढकी गई थी। तो लेखिका को उस बर्फ के गड्ढे में से निकालने की कोशिश वे कर रहे थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। तो थोड़ी भी देर हो गई तो लेखिका की मृत्यु कायम थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जैसे कि लेखिका एक बर्फ के कब्र में दफना दी गई, इस प्रकार लेखिका की हालत थी। तो उस बर्फ के कब्र में से लेखिका को निकालने में वे सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। तो ये किस्सा रात का था छात्रों। सुबह तक सारे सुरक्षा दल वहाँ पर पहुँच गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए थे। तो 16 मई सुबह प्रातःकाल के 8 बज चुके थे, तब वे कैंप 2 पर पहुँच गए थे, जिस पर शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो उनके दल में के एक शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसके कारण उसके लिए स्ट्रेचर बनाया गया। स्ट्रेचर के ऊपर उसे लिटाकर नीचे की ओर उसे भेज दिया गया। तो कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह स्पष्ट था कि यह सुरक्षा का कार्य जो स्ट्रेचर बनाने का किया गया था वह साहसिक कार्य था। सभी नवपुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो सभी नवपुरुष जो नवपुरुष थे अन्य, उनकी भी चोटें आए वाले और कईयों की हड्डियां टूट गई थी, ऐसे लोगों को बेस कैंप पर पहुंचाया गया। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भी भयभीत थी? तो कर्नल खुल्लर हमारे दल के नेता थे। वे मेरी तरफ मुड़कर, लेखिका की तरफ मुड़कर पूछने लगे कि क्या तुम भी भयभीत थी? लेखिका ने उत्तर दिया, जी हाँ, वह भी भयभीत हो गई थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया। तो लेखिका को वे पूछ रहे थे, क्या तुम भी वापस जाना चाहोगी? तो लेखिका ने उत्तर दिया, मुझे आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची थी, अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी में जुट गई थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता थी आगे बढ़ने के लिए, जैसे कुकिंग गैस, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर को उसने इकट्ठे किया। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तो दोपहर 1:30 बजे वहाँ पर बिस्सा आ गया था। उसने मुझे देखा, चाय के लिए मैंने गर्म पानी का इंतज़ाम कर रही थी। कि जय, मीनू अभी बहुत पीछे थे। कि जय और मीनू ये तीनों भी बहुत पीछे रह चुके थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी। तो अगले दिन लेखिका को उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी, इसीलिए वह चिंतित थी कि वे पहुंचेंगे या नहीं।
वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वे बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन के आने के कारण उन्हें देर लग रही थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो दोपहर बाद लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में चाय और दूसरे थर्मस में जूस भरकर वह नीचे की ओर जाने के लिए चल पड़ी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बर्फीली हवा में ही उसने तंबू के बाहर कदम रख दिया। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। जैसे ही वह कैंप से बाहर आ चुकी, डॉक्टर मीनू से उसकी मुलाकात हो गई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। तो की और जय ये दोनों और काफ़ी पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। जय जनेवा उसे स्पर की चोटी के पास मिल गया। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। तो उसने कृतज्ञता दर्शाते हुए चाय वगैरह पी लिया और मुझे आगे बढ़ने से रोकने की उसने कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। तो लेखिका को की से भी मिलना था, तो वह आगे बढ़ चुकी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। थोड़ा और नीचे उतरने के बाद उसे की से मुलाकात हो गई। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो की लेखिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो उसने प्रश्न पूछा है उससे कि इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? क्योंकि लेखिका इन तीनों की सहायता करने के लिए नीचे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो लेखिका ने इन तीनों के लिए जोखिम उठाई थी, यह बात तो सही थी। तो शारीरिक रूप से वह ठीक थी। उसने कहा कि मैं शारीरिक रूप से अभी ठीक हूँ, इसीलिए आपकी सहायता करने के लिए नीचे की ओर आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। तो थोड़ी देर बाद लाटू और बिस्सा भी नीचे की ओर इनसे मिलने के लिए आ गए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए और सारे मिलकर साउथ कोल पर सुरक्षा और आराम की जगह जिस जगह वह जगह बहुत सुरक्षित थी, इसीलिए वहाँ पर वे चले आए, उस पर लौट आए और साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये साउथ कोल स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके बाद में लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो अगले दिन सुबह वह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघला कर चाय बनाई और बिस्कुट और चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता कर लिया और लगभग 5:30 बजे तंबू के बाहर आकर खड़ी हो गई, जब अंगदोर जी वहाँ पर आसपास में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे।
अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। तो अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने का उन्होंने निश्चय किया था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। तो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने के कारण अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए ऊंचाई पर लंबे समय तक रात्रि में कैंप पर नहीं जाना चाहते थे वे। इसलिए उसे या तो उस दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। दो रास्ते उनके सामने थे, एक तो चोटी तक चढ़कर साउथ पोल वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ ही देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई करना चाहता था, परंतु पहला रास्ता अंगदोर जी ने अपनाया। वह तुरंत चढ़ाई कर कर वापस आ जाना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? तो अंगदोर जी ने लेखिका से प्रश्न किया, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। तो एक ही दिन में साउथ पोल से लेकर चोटी तक जाना और वापस आना यह बहुत कठिन काम था। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। तो अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ रहे थे तो उसके पैर ठंडे पड़ रहे थे। ऐसे में एक दिन में जाना और वापस आना बहुत कठिन काम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो मुझे अंगदोर जी पर पूरा विश्वास था कि वे एक ही दिन में चोटी तक पहुंचकर वापस आने में समर्थ है और अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे कोई भी व्यक्ति इनके साथ एक दिन में वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंडी भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। तो अंगदोर जी के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी। मेरे पास तो उपस्कर होने के कारण मैं उसमें बहुत सुरक्षित थी। तो छात्रों, यहाँ पर उपस्कर का अर्थ है आरोही की आवश्यक सामग्री। पर्वतारोहण करते समय जो आवश्यक सामग्री होती है शरीर को ढकने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सामग्री, इससे वह बहुत सुरक्षित थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। तो आगे की चढ़ाई रस्सी से की जाती है, पर इन्होंने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगदोर जी आगे आगे बढ़ते रहे और उनके पीछे पीछे लेखिका अनुसरण करती गई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त थी और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हो। बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें मतलब चट्टान मतलब नीचे की ओर प्लेट्यू, वह नीचे की ओर झुकी हुई थी और वहाँ पर बर्फ की भुरभुरी चल रही थी, मानो वहाँ पर जैसे कि शीशे की चादर बिछी हुई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। तो ऊपर से
हिमवर्षा हो रही थी, उसके कारण बर्फ़ को हटाना पड़ा फावड़े से। और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। तो बहुत सख्ती से उस फावड़े को मुझे बर्फ़ के ऊपर चलाना पड़ा। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तो ऐसे खतरनाक बर्फ़ की चट्टान पर एक एक कदम लेखिका को बहुत सोच समझकर उठाना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे भी नहीं हो चुके थे, उससे पहले ही वे दोनों शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर लेखिका से पूछने लगे कि क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया नहीं। तो वे इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अंगदौर जी ने स्पष्ट किया कि आगे पहले वाले दल आगे बढ़ने के लिए उन्हें 4 घंटे लग गए थे, पर हम इसी गति से अगर चलते रहे, इसी तेज़ी से अगर चलते रहे तो हम 2 घंटों में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया। तो लाटू उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वे दक्षिणी शिखर के नीचे आराम करने के लिए पहुंच रहे थे वह भी उनके पास पहुंच गया था। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। तो लाटू ने अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी लाया था। उस रस्सी की सहायता से हम दोनों भी आगे उसके सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तो दोनों के बीच में रस्सी पकड़े हुए लाटू आगे बढ़ रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। तो खुद की सुरक्षा के बजाय उसने ये दोनों की संतुलन बनाए रखने के लिए रस्सी पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन की प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो लाटू ने गौर से देखा लेखिका की ओर। लेखिका 4 लीटर ऑक्सीजन के बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से ले रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी जब आसान लग रही थी। तो लाटू के समझ में आ गया कि 2.5 लीटर की ऑक्सीजन उसे बस नहीं हो रही थी, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति उसने बढ़ा दी। 4 लीटर की ऑक्सीजन की दर प्रति मिनट के दर से उसने बढ़ा दी। इससे लेखिका को बहुत आराम महसूस हुआ और वह आसानी से चढ़ाई कर सकी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो दक्षिणी शिखर पर ऊपर हवा की गति बहुत बढ़ गई थी। ऊंचाई पर तेज हवा के कारण भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो बर्फ के कण चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। तो सामने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल
थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। तो अनेक बार मैंने गौर से देख रही थी कि कोई ऊंची चढ़ाई है कि नहीं। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। ढलान एकदम नीचे की ओर चला दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। तो कोई और शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब वह अपनी शंकु चोटी के रास्ते तक पहुंच रही थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर वह पहुंच गई थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो लेखिका बहुत खुश थी क्योंकि वह प्रथम भारतीय महिला थी जो कि एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार पहुंच गई थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। तो एवरेस्ट शंकु की उस चोटी पर दो व्यक्तियों को खड़े रहने की जगह भी नहीं थी। इतनी कम जगह थी वहाँ पर। तो चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। तो इतनी छोटी जगह पर खड़े रहकर आगे का जो काम लेखिका को करना था यह नामुमकिन था। इसलिए उन दोनों की सुरक्षा पहले देखनी थी। हमें पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। दोनों ने भी वहाँ की जगह को बर्फ के फावड़े से खोद डाला और उस खुदाई में अपने पाँवों को धस कर वे खड़े हो गए, मतलब दोनों भी सुरक्षित हो गए। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। तो लेखिका बर्फ पर सुरक्षित रूप से खड़ी हो गई और उस सागर माथे का चुंबन किया, उसे चूम लिया था। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। तो घुटनों के बल पर बैठकर अपने थैले से उसने दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा का पुस्तक निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। तो लाल कपड़े में इसको लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना कर बर्फ में उसे दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। यह वाजिब है छात्रों की ऐसे क्षण में, ऐसे खुशी के पल क्षण में हमें सर्वप्रथम अपने माता पिता की याद आती है। तो लेखिका को भी अपने माता पिता का ध्यान आया। केवल माता पिता के कारण वह वहाँ पर पहुँच सकी। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। तो जैसे ही लेखिका वहाँ से उठी तो अपने रज्जू नेता अपने साथ आए वाले अंगदौर जी के प्रति बड़ी आदर भाव से झुक गई। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। किस लिए आदर भाव से झुकी छात्रों की? अंगदौर जी के कारण ही वह वहाँ पर आसानी से पहुंच गई थी, क्योंकि अंगदौर जी कदम कदम पर उसे प्रोत्साहित करते हुए आगे लेकर गए। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। तो बिना ऑक्सीजन की इतनी ऊंचाई पर जो वे शंकु चोटी तक पहुंच गए, तो अंगदौर जी को मैंने बधाई भी दी, ऐसा लेखिका ने कहा।
उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अंगदौर जी ने उसे कहा कि आपने चढ़ाई बहुत अच्छी की, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद नीचे से सोनम और पुलजर दोनों भी वहाँ पर पहुँच गए और फ़ोटो लेना शुरू किया। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी। तो लाटू ने नीचे बेस कैंप पर हम चारों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए, यह सूचना बेस कैंप पर दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। जैसे ही कर्नल खुल्लर को पता चला, वे भी बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। तो कर्नल खुल्लर ने लेखिका को बता दिया कि मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए, सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। तो पहली भारतीय महिला पर्वतारोहण हिमालय शिखर पर पहुँच गई थी, इसीलिए देश पर तुम पर गर्व है, इस प्रकार उन्होंने कहा। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसे संसार में अब लौटने वाली हूँ जो पहले के संसार से एकदम भिन्न है, क्योंकि अभी वह सफलता प्राप्त कर लौट रही थी, तो इसका गौरव तो उन्हें प्राप्त होना ही है। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो इस प्रकार छात्रों, लेखिका ने अपना पर्वतारोहण सफलतापूर्वक अपने कठिन श्रम श्राद्ध से सफलतापूर्वक उसे पूरा किया है। यह श्रेय तो लेखिका को जाता ही है।